Hello everyone. Today we have Abhinav Avasthi with us. He has secured AIR 164 in NIMSA 2023, and today he will be giving his experience, and also he will be giving some guidance to upcoming NIMSET aspirants. Hi Abhinav. हेलो Let's भाई। start with your introduction. माय नेम इज़ अभिनव अवस्थी और मैंने अपनी बेसिक स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से की है टिल 12th। देन बीसीए बैंगलोर से किया है एंड देन फिर आईएनपीएस की क्लासेस ली है लास्ट ईयर। Okay. कहाँ से हो तुम अभिनव? मैं लखनऊ से हूँ। ओके. और लाइक तुमने ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करी थी ऑनलाइन? मैंने ऑनलाइन क्लासेस की थी क्योंकि मेरे को लगा कि ऑनलाइन में आपके पास मतलब आने जाने से ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होता है, किसी भी मतलब बारिश हो धूप हो आप आराम से, अगर घर में आपका इन्वायरमेंट सही है, मतलब शांति है, अगर बगल ज़्यादा शोर नहीं है तो आप डिसिप्लिन है. ज़्यादा। हाँ। ओके. सो लाइक आईएनपीएस तुमने कब ज्वाइन किया और लाइक तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? आईएनपीएस लास्ट टाइम भी मैंने निमसेट दिया था तो उसमें 700 कुछ रैंक थी, 764 और समथिंग। तो तब मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज ली थी आईएनपीएस की, तो मेरे को टेस्ट सीरीज का पता था। फिर जब मैंने ये नितिन सर के और बाकी सबके जब मैं कंपैरिजन कर रहा था वीडियोस, तो मेरे को लगा कि मेरे को थोड़ा सिंक हो रहा है नितिन सर का जो मैथ्स टीचिंग का तरीका है। और जो मैंने देखा था कि इसके जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं पर डे वो भी थोड़े ज़्यादा थे बाकी कोचिंग से, और लखनऊ में भी था, तो मैं भी लखनऊ का ही हूँ, सब सही लग रहा था। लाइक जैसे कि तुमने बताया कि लाइक लखनऊ में होते हुए भी लाइक तुमने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करी, तो क्या इसका सिर्फ एक रीज़न था कि तुम्हारा जो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक ही बच जाएगा? मेरा मेन था कि मेरा टाइम नहीं, मतलब मेरे था कि मेरे को अगर मतलब 100% देना है तो, क्योंकि कभी आप देखो बारिश हो गई, कभी आप ट्रैफिक में अटक गए, कभी कहीं हो गए। और ऑनलाइन में क्या है कि मतलब फुल डिपेंड करता है कि आप अगर घर पे आपकी शांति है और आप कंसंट्रेट कर सकते हो, डिसिप्लिन रख सकते हो, तो मेरे ख्याल से मैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल था rather than कि 1 घंटा आने में 1 घंटा जाने में चक्कर। तो लाइक तुमने एज अ अपीयरिंग स्टूडेंट ये एग्जाम दिया है या फिर तुमने ड्रॉप लिया है? मैंने ड्रॉप लिया था लास्ट टाइम, बताया मैंने आपको 700 समथिंग था, तो मेरे को कुछ अलॉट नहीं हुआ। तो तब मेरा जामिया भी क्लियर हुआ था, एक दो और एग्जाम क्लियर हुए थे, मेरे को लगा कि मतलब एक चांस देना चाहिए और एनआईटी। ओके. सो लाइक टीचिंग पैटर्न तुम्हें कैसा लगा आईएनपीएस का? टीचिंग पैटर्न बढ़िया था। टीचिंग पैटर्न वैसे ही था, मतलब जैसे एक्सपेक्टेड है कि 5 दिन आप मैथ्स पढ़ते हैं, फिर सैटरडे संडे आपकी इंग्लिश होता, सैटरडे संडे रीजनिंग होती है, और एक दिन कंप्यूटर होता है। तो जो प्रपोर्शन था वो सही था। और ये इसमें था कि मैथ्स के 2-3 बैच चलते हैं, तो अगर आपके पास एनफ टाइम है तो आपका रिवीजन भी ठीक ठाक हो जाता है, तो वो अच्छी बात थी। मतलब पैटर्न तो ठीक था, फिर मेन था कि आपका टेस्ट सीरीज, उससे आपको पता चलता रहता है कि कितना प्रिपेयर हो गया है, कितना कहाँ पे मिस हो रहा है। तो डेली टेस्ट और फिर ये जो आपके संडेज को टेस्ट होते हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल। लाइक तुमने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करी थी, तो ऑनलाइन क्लासेस में तुम्हें क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं? लाइक जो तुम्हारा क्लासेस होती होंगी, एक तो लाइव क्लासेस प्लस स्टडी मटेरियल, क्या इसके अलावा भी कुछ और प्रोवाइड कराते हैं? हाँ, जो मतलब इनका जो अलग अलग पैकेजेस था, तो उसमें जो मैंने लिया था लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल और रिकॉर्डेड क्योंकि मेरे को ये लगा कि बाई चांस मेरे को एक ही चीज़ 10 बार देखनी पड़ी, और जो उसमें इन्होंने PYQ वगैरह लिए थे वीडियो के, तो वो हेल्पफुल थे लास्ट टाइम में, क्योंकि लास्ट टाइम में आप जब गो थ्रू करते हैं तो आपको सब एक ही जगह चाहिए होता है। तो मेरा ये था। बाकी आपका इंडिविजुअल भी होता है, सिर्फ लाइव क्लासेस या सिर्फ स्टडी मटेरियल या सिर्फ टेस्ट सीरीज। लाइक रिकॉर्डेड का एक ही एडवांटेज है कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं मतलब लाइव क्लासेस में अगर आप बाद में जाकर के भूल जाते हो तो एक उसका एडवांटेज रहता है। हाँ, लास्ट टाइम। और ये बेसिकली आपका जब ये लास्ट के 1-2 महीने आते हैं, क्योंकि तब आपको मतलब सब कुछ आ रहा होता है, पर सब कुछ फिंगर टिप्स पे नहीं होता, सारे फॉर्मूले, सारी ट्रिक्स। तो जब आपके पास वो रिकॉर्डेड सेशंस रहते हैं तो आप जल्दी जल्दी, और एक ही आप वीडियो 2-3 बार देखते हैं तो बेटर रहता है rather than कि एक टॉपिक पे अलग अलग लोगों के 2-3 वीडियो, या फिर तो मतलब मेरे लिए वो ठीक था। सो लाइक थोड़ा
स्टडी मटेरियल के बारे में बताना कि तुमने कौन सी स्टडी मटेरियल फॉलो किया, लाइक कोचिंग से तो मिलता ही था, प्लस हाँ, इसके अलावा भी तुमने कुछ बुक्स फॉलो करी, लाइक आर डी शर्मा होता है, इस तरीके से? मैंने ये INPS का जो डेली शीट, ये जो डेली प्रैक्टिस शीट था, ये देखा था। फिर मैं इससे पहले यूट्यूब के कुछ ट्यूटोरियल्स फॉलो करता था, तो वहाँ से जो वन शॉट्स वाले होते थे उनसे जो क्वेश्चंस होते थे वो, और जो INPS की शीट्स होती थी वो, और फिर जो मैं डेली टेस्ट देता था तो उसके क्वेश्चंस भी रेगुलर प्रैक्टिस हो जाते थे। तो मैंने RD शर्मा नहीं सॉल्व की थी, पर मेरा जो डेली टेस्ट के क्वेश्चंस होते थे, DPP होती थी, और जो वन शॉट्स वाले होते थे क्वेश्चंस एक बार में करने वाले, वो सब मैंने टारगेट। ओके, सो लाइक थोड़ा जैसे कि तुमने बताया डीपीपीज, तो डीपीपीज का थोड़ा स्ट्रक्चर बता सकते हो कि किस हिसाब से होता था, लाइक सेक्शंस में डिवाइड रहते थे, या डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चंस के बेसिस पे डिवाइड रहते थे, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते थे, और लाइक एक डीपीपी तुम्हें एक दिन में सॉल्व करनी होती थी पूरी, या कुछ टाइम मिलता था? जो आपने कहा वो सही है कि वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता था, मतलब बिगनर जो बेसिक्स है, फिर थोड़ा एडवांस, फिर थोड़ा उससे एडवांस। और ये DPP क्लास में डिस्कस होती थी, मतलब जैसे सर आज करवा रहे हैं तो उन्होंने 10-20 क्वेश्चन करवाए, फिर 10-12 जो सिमिलर टाइप के हैं वो होमवर्क दे दिया, और फिर ये कहते थे कि नेक्स्ट टाइम, मतलब अगर आज तुम्हारा 20-25 हो गया है और कल हम 40-50 तक डिस्कस करेंगे, तो एक बार वो ऑलरेडी देख लेना, ताकि जब तुम क्लास में आओ और हम कर रहे हो तो तुम्हें एकदम सब कुछ सही, मतलब नया ना लगे, एक बार तुम गो थ्रू कर लेना। तो पूरी एक DPP शीट जैसे 1-2 दिन में होती थी हमारी, कोई भी टॉपिक तो 1-2 दिन ऐसे, मतलब एक दिन में थ्योरी हो गई, फिर 1-2 दिन DPP हो गई, फिर नेक्स्ट टॉपिक की थ्योरी, और फिर 1-2 दिन DPP, ऐसे करके। लाइक जैसे कि तुमने बताया कि तुमने ड्रॉप लिया है, तो बहुत से लोग इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि ड्रॉप लेना सही है या नहीं है। तो तुम्हें ऐसा क्या दिखा कि लाइक इसका स्कोप कि तुमने देखा, या फिर लाइक कॉन्फिडेंस भी एक होना चाहिए कि हाँ भी अगर मैं ड्रॉप ले रहा हूँ तो मैं क्रैक कर लूँगा? तो तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ कि तुम्हें ऐसा क्या लगा कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, क्योंकि एक ड्रॉप लेने का मतलब है कि आप एक पूरा ईयर दे रहे हो, तो हाँ, वो भी एक बड़ा डिसीजन है। तो इसके बारे में थोड़ा बताना, ताकि मतलब जो व्यूअर्स हैं वो समझ सके कि हाँ ड्रॉप लेना क्यों इम्पोर्टेंट है और किन कंडीशंस में हमें ड्रॉप लेना चाहिए। ड्रॉप लेना मेरे लिए भी बहुत कंफ्यूजिंग था, क्योंकि मैंने ये मेरा CUET के कॉलेज ठीक ठाक मिल जाते मेरे को, BHU वगैरह के आसपास, और मैं जामिया क्लियर हो गया था, और भी जो मैंने VIT वगैरह क्लियर हो गए थे, तो वो सब मेरे को मिल रहे थे। पर जब मैंने उनका करिकुलम देखा तो एक चीज़ जो उनमें जो मेरे को लगता है कि अगर आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के उस पर जा रहे हो या IT में जा रहे हो, तो आपको जो आपका कोडिंग इन्वायरमेंट है, मतलब अगर आपका कॉलेज में कोडिंग इन्वायरमेंट है और लोग अच्छे खासा टाइम उस पर फोकस कर रहे हैं, रेदर देन कि सिर्फ नाम का नहीं है, लोग एक्चुअली में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और क्योंकि जो अच्छी कंपनीज हैं उनमें आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, रीजनिंग, ये सब आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मुझे लगा कि NITs का एक तो नाम भी है और उनमें वो कल्चर है कोडिंग का। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में क्लब्स वगैरह हैं, पर वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं। जितना मैंने स्टूडेंट से बात की और कोरा पे देखा, तो उनका ये था कि अगर मतलब तुम्हें वही जो आपका है कि अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि तुम क्रैक कर लोगे, और तो फिर रिस्क लेना वर्थ इट है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर जो मिल रहा है उसमें चले, ये मतलब था। तो मेरे को लगा, मैंने अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखा। मेरा लास्ट टाइम रीजनिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, और मैथ्स भी मेरे को थोड़ा इम्प्रूव करना था, क्योंकि थोड़ा प्रोग्रामिंग में हेल्प करता है। तो उन सब को लेके मैंने कहा कि मतलब अगर मैं इस चीज़ों को थोड़ा जो कमज़ोर है उनको थोड़ा बेटर बना लूँगा, तो सिर्फ निम्सट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जब मैं प्रोग्रामिंग करूँगा तो उसमें भी हेल्प होगी। तो मैंने इसलिए डिसीजन लिया। मतलब एक NITs का टैग और जो एक हमें प्लेटफॉर्म मिलता है अपने स्किल्स को शोकेस करने का, ये एक मेजर रीजन था। हाँ, मतलब मेरा था कि मेरे को मतलब कॉलेज में वो इन्वॉल्वमेंट चाहिए था जहाँ पे सब लोग मतलब दिल से कोड कर रहे हो, मतलब ताकि प्लेसमेंट्स वगैरह आपका मतलब कुछ अलग से ना लगे, वो आपका एक हैबिट बन जाए। तो और वो जो कंपनीज, बड़ी कंपनीज रीच करती हैं, ये बेसिकली इतने बड़े कॉलेजेस में ही ज्यादातर आती हैं। हाँ हाँ, हाँ, सही ओके। बात। तो लाइक जैसे कि तुमने ड्रॉप ईयर लिया था, तो तुम्हारा टाइम शेड्यूल क्या रहता था? लाइक तुम्हारे पास तो पूरा दिन ही है हाँ, स्टडी करने के लिए, तो
ऑनलाइन क्लासेस में आई गेस 3 क्लासेस होती हैं, हाँ। तुमने तीनों अटेंड करी थी? मैं 2 के आसपास अटेंड करता था। मैं सुबह उठ के ये ट्राई करता था कि, क्योंकि डीपीपी के क्वेश्चंस कभी कदार मतलब ज़्यादा टाइम टेकिंग होते थे, तो मैं 2 से मैंने शुरुआत में 2 ही अटेंड की, लेकिन जब मैं 3 अटेंड कर रहा था तो 3 में क्या होता था कि सब अलग अलग टॉपिक्स पढ़ा रहे होते थे, कभी तीनों में एक टॉपिक नहीं चल रहा होता था, तो 3 अलग अलग टॉपिक की 3 अलग अलग डीपीपी सॉल्व करना मुश्किल। तो मैं नितिन सर की जो क्लास होती थी दोपहर में और शाम को, वो जरूर अटेंड करता था, और मतलब उसी की डीपीपी, और फिर ये ट्राई करता था कि कभी कदार पॉसिबल हो पाए कि एक बार उनके लेक्चर से पहले, थ्योरी के पहले जो उनके रिकॉर्डेड है वो एक बार देख लूँ। और मैं मतलब जिस टॉपिक का ये डेली टेस्ट होने वाला होता था, शाम को उसकी तैयारी करता था, तो सुबह जो डीपीपी होती थी बची हुई कल की वो कर लिया, फिर क्लासेस हो गई, फिर क्लासेस की डीपीपी, फिर शाम की क्लासेस हो गई, और शाम की क्लासेस के बाद जो आपका ये इवनिंग में टेस्ट होने वाला है उसका थोड़ा सा कि मतलब कौन से फॉर्मूलेज हैं, कौन से शॉर्ट ट्रिक्स हैं वगैरह। लाइक जैसे कि अभी तुमने टेस्ट की बात करी, तो टेस्ट का क्या शेड्यूल रहता है कि नंबर ऑफ टेस्ट डेली बेसिस पे होते हैं, वीकली बेसिस पे होते हैं? डेली बेसिस पे भी होते हैं। जो डेली बेसिस पे होते हैं वो मेरे ख्याल से 30 मिनट के होते हैं, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं। मेरे ख्याल से 20-25 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। जो आपके ये मॉक वाले होते हैं वो संडेज और सैटरडेज को, पहले सिर्फ संडेज को थे, फिर हफ्ते में 3 दिन होने लगे, तो वो। ओके, सो लाइक अब थोड़ा नोट्स बनाने का पैटर्न के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना कि हमें नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि हम नोट्स तो बना लेते हैं, हाँ। बट फिर जब रिवीजन करने की बारी आती है तो कुछ रीजन होते हैं कि बहुत ज़्यादा, कभी हम बहुत लंबे नोट्स बना दिए हैं तो उसको रिवीजन करने कौन बैठे, बहुत छोटे नोट्स बना दिए हैं तो उसको रिवाइज करने का इतना कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। हाँ, तो हाँ। एक परफेक्ट नोट किसे कहेंगे हम? नोट्स में मुझे भी शुरुआत में दिक्कत थी, क्योंकि एक्चुअली मैंने तो नोट्स का जो जो नितिन सर कहते थे वो ये था कि बेसिकली आपका नोट्स ऐसे होने चाहिए कि आप उसे डेली रिवाइज करो, और डेली आपको शुरुआत से रिवाइज करना होता है। तो ये मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है कि आपका एक चैप्टर खत्म हुआ, जब आप दूसरे चैप्टर पे जाओ तो आपको जो आपसे पहले वाला था मतलब शुरुआत से, वैसे वैसे आप अगर उसको फॉलो करोगे तो धीरे धीरे आपका टाइम रिड्यूस होता जाता है। मतलब जैसे आप शुरुआत में आपको पूरे चैप्टर जो पहले वाला था वो 1 घंटे लग रहे हैं, फिर धीरे धीरे 40 मिनट्स लगने लगते हैं, फिर 30 मिनट्स लगने लगते हैं, तो जितना रिपीटिशन होता है उतना बेनिफिशियल होता है। और जो स्टडी मटेरियल है उसमें भी अगर आप मतलब आपको खुद से नहीं लिखा जा रहा, आपको पता ही नहीं कि नोट्स कैसे बनाते हैं, तो उनके शॉर्ट ट्रिक्स और जो उनके मेन फॉर्मुलेज हैं वो सब अवेलेबल होते हैं। और यूट्यूब पे भी जो उनके वन शॉट्स होते हैं उनमें भी जो मेन चीजें हैं, जो मेन फॉर्मुलेज हैं और जो मेन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं वो सब रहते हैं, तो आपके दिमाग में बेसिकली उस टॉपिक के मेन फॉर्मूले, उस टॉपिक के मेन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, और जो एक दो उसमें जो ट्रिक्स हैं, जो ट्रिक्स लग सकती हैं, वही सब आपको दिमाग में रखना होता है। बेसिक रहता है रिवीजन, जितना आप रिवीजन करते रहोगे उतना वो स्ट्रांग होता जाता है, उतना फिंगर टिप्स पे रहता है, उतनी जल्दी आपको याद आती है। क्योंकि मतलब जब आपके मॉक्स वॉक्स होते हैं तो आपको याद तो सब रहता है, पर वो रिकॉल टाइम आपका जितना कम रहता है उतने बेटर आप स्कोर कर पाते हो, मतलब यही है। ओके, सो लाइक जो वीकली मॉक्स होते थे, हाँ। तो मॉक कितना हेल्पफुल रहा तुम्हारे जो ओरिजिनल पेपर था उसको देने में? लाइक टाइम मैनेजमेंट, हमें मॉक देते टाइम किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? लाइक ऑब्वियस सी बात है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करने पे तो फोकस करेंगे, बट एक टाइम मैनेजमेंट करना होता है कि हाँ भाई इतना क्वेश्चन हमें मतलब पर्टिकुलर टाइम देना है, बिकॉज अगर हम क्वेश्चन के ऊपर इतना ज़्यादा टाइम दे देंगे तो जो हमारे बाकी क्वेश्चन हैं उन पे हम कभी जा ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल तो सही। इसके रिगार्डिंग तुमने किस तरीके से प्रिपरेशन करी? इसके रिगार्डिंग बेसिक यही होता है कि जब आप शुरुआत में मॉक दे रहे होते हो तो क्वेश्चन छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब
बेसिक सबके साथ ही होता है कि क्वेश्चन ईगो पे आ जाता है कि ये किए हुए हैं, हो नहीं रहे हैं। लेकिन फिर आपको समझ आता है कि बेसिकली मॉक में आपको सबसे इम्पोर्टेंट है नंबर ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट करने, कि कौन कौन, मतलब रेदर देन ये नहीं कि मेरा कैलकुलस स्ट्रांग है और ये कैलकुलस का ही क्वेश्चन है पर मुझसे हो नहीं रहा है, मैंने तो कल ही डीपीपी पूरी कैलकुलस की सॉल्व की है। तो ये सब आपको हटा के रखना पड़ता है। आपको वहां पे ये देखना पड़ता है कि मतलब क्वेश्चन छोड़ने की भी आपको आदत होनी चाहिए कि अब पिक तो सभी करते हैं, सारे क्वेश्चन पिक करना चाहते हैं, मैक्सिमम मार्क्स लेना चाहते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन आपका 3-4 मिनट से ज्यादा ले रहा है तो आपको उसको ईगो पे, मतलब जो ये सबसे बड़ी लर्निंग थी एंड तक, कि आपको उसको ईगो पे नहीं लेना होता है, क्योंकि वहां पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैटर करते हैं rather देन कि आप कौन सा पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फिर वही है कि मतलब जब आप थोड़ी ज्यादा मॉक दे देते हैं तो आपको, मतलब आपकी बॉडी क्लॉक उससे थोड़ा सिंक होने लगती है। आप टाइम नहीं देखते पर आपको पता होता है कि अच्छा 1 घंटा हो ही गया होगा, तो बिना वो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही, मतलब आप नेचुरल हो जाता है फिर वो आपके लिए। और मॉक्स उसी तरह के होते हैं जिस तरह के मतलब एग्जाम का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर आप ढंग से कमरा बंद करके, मतलब कोई आए जाए ना, उसी हिसाब से दो सीरियस से, तो आपको फिर एग्जाम वाले दिन बहुत अजीब सा नहीं लगता। मतलब आपको लगता है अरे बहुत ही फेमिलियर सा है, मतलब ये तो हर हफ्ते ही मैं दे रहा था। तो मॉक मॉक सबसे बेस्ट होता है, मॉक जरूर देना चाहिए। मतलब आप भले थोड़ा कम पढ़ाई करो पर मॉक मॉक से आपको जो आपको रियल जानना है, क्योंकि जिस दिन आपको एग्जाम देना है वो एग्जैक्टली मॉक का इन्वॉल्वमेंट होगा, वही स्ट्रेस होगा, वही चीज आपको कुछ आ रही होंगी, कुछ नहीं आ रही होंगी, आपको मतलब आपको अपना उसी मतलब जो आता है उसी को यूज करके बेस्ट देना होता है। तो वो सब चीजें आप मॉक से सीखते हैं। सो लाइक अब तुम कुछ अगर एग्जाम हॉल टिप्स या फिर ऐसा कुछ बताना चाहो जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स से कुछ मिस्टेक्स जो नहीं करनी चाहिए। लाइक तुमने बहुत सारी गाइडेंस करी है बट स्टिल अगर कुछ लास्ट हाँ। मिनट मिस्टेक्स जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कर देते हैं या एग्जाम हॉल में कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, पैनिक कर जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं कि इजी पेपर आया है, तो इसके रिगार्डिंग में कुछ बताना चाहो। हाँ ये क्योंकि बिल्कुल सही है। एग्जाम टाइम में मतलब सभी के अपने वो होते हैं, सब लोग को ऑलरेडी टिप्स देख के जाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पर यही है कि एग्जाम से, मतलब लास्ट एग्जाम से 1-2 दिन पहले तो एकदम ही आपको बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है। मतलब जितना बॉडी को हो सके रिलैक्स करो, हल्की चीजें पढ़ो, बस रिवीजन पे पढ़ो। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब आप एकदम कि स्ट्रेसफुल होके जा रहे हो, स्ट्रेस नहीं लेना है, वही तो बेसिक है। फिर वहां जाके भी पानी की बोतल हो सके तो बिल्कुल साथ रखो, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा मतलब अचानक से आपको प्यास लगने लगती है। तो वो सब चीजें हैं। और बाकी बेसिक ही है। मतलब आप जैसे कभी कदार थोड़ा सा पेपर अनएक्सपेक्टेड आ जाता है, तो ये भी होता है कि कभी कदार आपका पेपर इजी आ गया तो आपके ज्यादा स्कोर आ रहे हैं, पर किसी मॉक में वो पेपर एवरेज आ गया, थोड़ा टफ आ गया, तो आपको अपने ऊपर डाउट होने लगता है कि यार मैं तो 600 स्कोर कर रहा था, ये मैं अचानक से 500 पे कैसे आ गया। तो वो आपको एनालिसिस मतलब ढंग से उसी हिसाब से करनी होती कि क्वेश्चंस कैसे थे। और मतलब अगर फिर मॉक में आपको ये भी पता चलता है कि मतलब आप ही से मिस्टेक हो गई है या फिर सबके ही मार्क्स कम हो रहे हैं, क्योंकि मॉक में फिर आपका वो जो मार्क्स आते हैं वो 100-200 लोगों के एक साथ आते हैं, तो आपको पता होता है अच्छा पेपर थोड़ा सा हाई था, तो आपको अपने ऊपर डाउट नहीं होता है। इस बार भी निमसेट में यही था कि मैथ्स का थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड थे वो नहीं आए, तो उसकी वजह से काफी मतलब शुरुआत के ही जब आप देखने लगो और आपसे नहीं बन रहे होते हैं जितना आपको एक्सपेक्टेड होता है, थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। तो उसकी वजह से मेरे भी रीजनिंग में बहुत आसान वाले में मतलब दिमाग में चल रहा था कि मेरे को मैथ्स पे वापस जाना है, मैथ्स पे वापस जाना है, उसकी वजह से रीजनिंग मेरा इस बार भी थोड़ा खराब हो गया। तो वो सब चीजें आपको रखनी होती है, मतलब प्रैक्टिस से ही आता है वो कि आपको अगर थोड़ा मैथ्स टफ आ गया तो आप देखो कि रीजनिंग में कितना आप उसको कंपनशेट कर सकते हो। रीजनिंग टफ आ गया तो कंप्यूटर से मार्क्स निकालो। तो वो आपको आना चाहिए कि अगर कुछ एक पेपर ऊपर नीचे हो रहा है तो दूसरे सेक्शन से वो मार्क्स निकाल लो। और यही सब है मतलब जो बेसिक्स। Okay, so that's all, guys. Thanks a lot, Abhinav, for sharing your experience and giving a lot of guidance to the viewers. And I wish you very good luck with your future. थैंक So यू। that's all. Thanks.